दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अप्लाइड मैकेनिक्स सेकेंड सेमेस्टर का जो टॉप 50 एमसीक्यू ऐसा एमसीक्यू लाया हूं जो ऑनलाइन एग्जाम 2021 में होने वाला है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। हो सके कि इसी के चलते आपका बैक ना लगे और आप बच जाएँ। अब की बार 90% पार, मतलब काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बनेंगे इस हिसाब से अगर हमारी वीडियो को आप देखेंगे। इसलिए कि मैंने पिछले कई वर्षों के जो मॉडल पेपर या फिर जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम के, उससे मैंने ढूंढ के एक एमसीक्यू काफ़ी मेहनत से तैयार किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे और डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी ऑफिशियल अपडेट या फिर कोई भी जानकारी या फिर प्राइवेट मैसेज करने के लिए। अब देख लेते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा कि ये होता क्या है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त यांत्रिकी इसका हिंदी रूप है। तो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बलों तथा भौतिक पिंडों पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी ईजी है, अप्लाइड मैकेनिक्स आपसे कोई भी पूछ सकता है तो आप सिंपली इसका उत्तर दे सकते हैं कि इसके अंतर्गत बलों तथा भौतिक पिंडों पर इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपली ठोस यांत्रिकी और तरल यांत्रिकी। अब चलिए जो हमारा मेन टॉपिक है एमसीक्यू वीडियो उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है कूलाम घर्षण का नाम है। कूलाम घर्षण आता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुष्क घर्षण मतलब ड्राई फ्रिक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, एक रुक्ष नत तल के नीचे की ओर गतिमान पिंड का त्वरण निम्न के बराबर होता है। आपको रुक्ष नत तल पता होगा, जैसे कि ये आपका क्षैतिज हो गया और ये ऐसे रहता है और यहाँ पे कोई पिंड है तो ये नीचे की ओर गतिमान है इधर की ओर, तो इसका पिंड का त्वरण निम्न के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन बी, साइन थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, डब्लू भार वाले पिंड को रुक्ष क्षैतिज समतल पर सरकाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल है। जैसे आपको मालूम होगा अभी ऊपर मैंने बताया रुक्ष नत तल और इसको कहते हैं क्षैतिज तल। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और इसको हमें सरकाना है, यहाँ से यहाँ तक करना है, तो इसके लिए जो आवश्यक कार्य करना होगा, जो बल होगा वो न्यूनतम बल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्लू साइन थीटा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर वस्तु का भार क्रिया करता है उसे कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये आता भी है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि आई जे किसी वृत्त का व्यास है डी है तो उसके गुरुत्वीय केंद्र का मान क्या होगा? मान लीजिए कोई वृत्त है और इसका व्यास डी है, मान लीजिए टोटल डी है, तो इसका गुरुत्वीय केंद्र का मान क्या होगा? तो यहाँ पे होगा, या आप जानते हैं सिंपली, अगर ऐसे भी कर देता तो इसका d/2, ऑप्शन सी सही होगा। अगर कह देता मान लीजिए यहाँ पे वृत्त की जगह पे गोला कह देता, अगर गोला है तो इसका भी, अगर कोई गोला कह देता जैसे फुटबॉल, तो इसका भी d/2 ही होता। अब बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस युग्म का मात्रक समान होता है? सिंपली काफ़ी इजी है, ये भी काफ़ी बार पूछता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेग और चाल का, कार्य और समय का सही होता ही नहीं है, और शक्ति बल का एक नहीं होता है, त्वरण घनत्व का एक नहीं होता है, वेग और चाल का। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब जो ये सबसे मेन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, लामी की प्रमेय। लामी की प्रमेय में कितने बलों का प्रयोग किया जाता है? जो लामी प्रमेय है आप पढ़े भी होंगे शायद, उसमें कितने बलों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 बलों का उसमें प्रयोग किया जाता है। लामी प्रमेय काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है, हर बार आता भी है, तो इस टॉपिक को आप जरूर टच कीजिएगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। जो 9वां क्वेश्चन है, यदि दो बल क्रमशः 40 न्यूटन तथा 10 न्यूटन के हो तो इनके अधिकतम और न्यूनतम परिणामी क्या होंगे? चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 40 न्यूटन, आपको मालूम होगा कि मैक्सिमम निकालने के लिए P+Q करते हैं, तो इसका मैक्सिमम निकलेगा 40 + 10 50 हो जाएगा, और मिनिमम निकालने के लिए इसमें मान लीजिए तो P-Q, 40 - 10, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो 50 और 30, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी इजी है, इसलिए कि न्यूमेरिकल तो ज़्यादा इस पर पूछने के चांस नहीं है, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल पूछेगा जो आप
माइंडली मतलब सॉल्व कर दे, ऐसा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, एफ बी डी का पूरा नाम है, एफ बी डी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होता है देख सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इसका हिंदी रूप होता है मुक्त पिंड आरेख। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। वैरिज्ञान की प्रमेय का सत्यापन बलों की किस स्थिति में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है जब दोनों बल बिंदुगामी हो, ऑप्शन बी है सदृश और समांतर हो, ऑप्शन सी है अदृश्य और समांतर हो, और ऑप्शन डी हो उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सत्यापन उपरोक्त सभी से किया जाता है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के आधार पर आघूर्ण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के आधार पर आघूर्ण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों रोटी पकाने की चिमटा, जो रोटी पकाने का चिमटा होता है वो किस उत्तोलक का उदाहरण है? जो रोटी हम पकाते हैं तो किस उत्तोलक का उदाहरण है उसका चिमटा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तृतीय उत्तोलक। और ये उत्तोलक के बारे में, आप उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम वर्ग उत्तोलक, द्वितीय वर्ग उत्तोलक और तृतीय वर्ग उत्तोलक। तो ये तृतीय जो रोटी पकाने का चिमटा होता है वो तृतीय वर्ग का उत्तोलक का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। बलयुग्म का आघूर्ण सदैव कैसा होता है? बलयुग्म का आघूर्ण सदैव कैसा होता है? परिवर्तित होता है, स्थिर होता है, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर रहता है। बलयुग्म का आघूर्ण सदैव स्थिर होता है। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। जब कोई बलयुग्म दक्षिणावर्त दिशा में कार्य करता है तो बलयुग्म की स्थिति क्या होगी? मान लीजिए कि दक्षिणावर्त, आपको मालूम है बलयुग्म दक्षिणावर्त जब कार्य करेगा ऐसे, तो इसकी स्थिति क्या होगी? ऋणात्मक होगी, ऑप्शन बी। अगर वही दक्षिणावर्त नहीं कार्य करके अगर इसके विरुद्ध उल्टा कार्य करता है तो धनात्मक होती, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। यदि 2 बल क्रमशः 7 न्यूटन और 5 न्यूटन है तो इनके अधिकतम और न्यूनतम परिणामी क्या होंगे? आपने इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, देख लीजिए। इसमें अधिकतम अगर निकालेंगे हम तो P + Q 12 होगा, और न्यूनतम निकालेंगे तो 7 - 5 2 होगा। अब देखिए 12 2 कहीं दिया है, इसमें 2 12 दिया है, तो इस पर आप नहीं टिक करेंगे, इसलिए कि इसमें अधिकतम पहले और न्यूनतम बाद में कर रहा है। तो 12 2 होगा, तो 12 2 इसमें कहीं नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो उत्तोलक होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊर्जा के, या फिर शक्ति के, या फिर बलों के, या फिर आघूर्ण के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है उत्तोलक। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पिंड पर लगे 3 बल संतुलन में हो तो वे किस प्रमेय को संतुष्ट करेंगे? लामी प्रमेय को, नॉर्टन प्रमेय को, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर तीनों बल संतुलन में हो तो वो लामी प्रमेय को संतुष्ट करेंगे। अब 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल में स्थित किसी बिंदु पर आघूर्णों का बीजगणितीय योग कितना होता है? मान लीजिए कि समतल में कोई स्थित है बिंदु पर, तो उसके आघूर्णों का, आघूर्ण जो होगा उसका बीजगणितीय योग कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। किसके कारण कोई भी व्यक्ति सीधे खंभे पर चढ़ सकता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। त्वरण के कारण, बलयुग्म के कारण, सीढ़ी के कारण और घर्षण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण के कारण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है? मान लीजिए कि एक आदर्श मशीन है। अब आदर्श मशीन किसे कहते हैं? जिसे मान लीजिए कि वो मशीन जिसमें कोई घर्षण नहीं होता है, घर्षण नहीं होता है, उसे आदर्श मशीन कहते हैं। अब आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है? तो इसकी दक्षता 100% होती है। दक्षता इफिशियंसी कहते हैं, 100% इसकी दक्षता होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए कौन सा कथन सत्य है?
आपको मालूम होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ हम निकालते हैं, तो इसमें हो जाएगा सही आंसर ए, MA मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W/P, वर्क बटे प्रैक्टिस या पावर मतलब कार्य इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी मशीन के वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो मतलब रेशियो ऑफ वेलोसिटी का मान सदैव क्या होता है? कम, ज़्यादा, स्थिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि वेगानुपात जो होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मशीन के नियम का समीकरण सूत्र क्या होता है? मतलब मशीन, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है अप्लाइड मैकेनिक्स के लिए। चैप्टर 7 या 6 का है मशीन वाले चैप्टर का। तो मशीन का समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका सही होता है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ए इसमें आपको P मालूम ही होगा और W मालूम होगा, और जो यहाँ पे M और C है ये घर्षण गुणांक है। अब अगला क्वेश्चन बीमा से रिलेटेड है। जड़त्व आघूर्ण I की बीमा क्या होती है? आपको मालूम होगा, यहाँ पे दिया है ऊपर ml² t-2 mr² lt² ml²। तो आपको मालूम होगा I बराबर होता है mr² या फिर ml²। तो m का तो m ही हो जाएगा, l² दूरी का, इसका मतलब लेंथ, यहाँ पे a हो जाएगा आपका ml²। अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का आकार बदलने पर उसका गुरुत्वीय केंद्र क्या होगा? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से और MCQ की दृष्टि से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बदलेगा। अगर किसी वस्तु का आकार बदलेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, गोलाकार है या कुछ भी, तो इसका आकार अगर बड़ा होगा तो इसका गुरुत्वीय केंद्र क्या होगा? तो वो भी बदलता रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कब केंद्रक का गुरुत्वीय केंद्र एक ही बिंदु पर होगा? अभी इसके ऊपर आपने क्वेश्चन देखा इसी से रिलेटेड। अब इसके नीचे कब केंद्रक का गुरुत्वीय केंद्र एक ही बिंदु पर होगा? जब घनत्व समान हो, जब G का मान समान हो, जब भार समान हो, या जब भार में परिवर्तन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब घनत्व समान रहेगा इसका तो गुरुत्वीय केंद्र एक ही बिंदु पर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विराम में एक पिंड द्वारा अनुभव किया गया घर्षण कहलाता है। अब ये तो सबको मालूम होगा लगभग कि जो विराम अवस्था में रहेगी एक पिंड, तो उसका अनुभव घर्षण कहलाएगा कौन सा? गति घर्षण, सीमांत घर्षण, स्थैतिक घर्षण या फिर घर्षण गुणांक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थैतिक घर्षण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बलों के विभिन्न समूहों को क्या कहते हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इजी है दोस्तों। ये बल काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इजी में रखिएगा। बलों के विभिन्न समूहों को क्या कहते हैं? बल विश्लेषण, बल निकाय, बलों का प्रमेय या फिर बल समीकरण। तो इसको कहते हैं बल निकाय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है? ये लगता है कि 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, या फिर न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और सही आंसर देंगे, चीटिंग नहीं करेंगे आप कहीं से। अगर जानते होंगे तभी आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए कि इस पॉलिटेक्निक के जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो है। और अगला जो पार्ट है अभी क्वेश्चन, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने 30 ही क्वेश्चन आपको बताया, और आगे की वीडियो में और 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो हर साल आते हैं उसी से रिलेटेड है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन जो भी जाएगा आपके पास, मान लीजिए सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको जल्दी से प्रोवाइड हो जाएगा। आप जल्दी से देख सकते हैं। हो सके कि अगर 10 से 15 दिन में एग्जाम हो, अगर प्रमोट नहीं होंगे तो एग्जाम तो पक्का है होगा। अगर ऑफलाइन मेथड से होगा तब तो दिक्कत आ जाएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन होगा तो आप MCQ तैयार किए रहेंगे तो MCQ से आपका काम चल जाएगा। और ये तो पक्का है कि MCQ से ही पेपर, मतलब MCQ ही पेपर में आएगा, लिखित पेपर ऐसे नहीं होगा, MCQ के थ्रू ही होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।